नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसने इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और आज भी वही काम कर रहा है। जहां तक भारत का हर नागरिक इससे अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपने कुछ फैसले इसी को ध्यान में रखते हुए करती है, चाहे शादी करना हो, बिजनेस करना हो या फिर चुनाव में वोट करना हो। यदि हम इसकी जड़ें खोदना शुरू करें तो जातियां इसलिए बनी थी क्योंकि लोग अपने अपने व्यवसायों को बांट रहे थे और आज भी भारत में जातियां परंपरागत रूप से व्यवसाय, जन्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही वर्गीकृत है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका पता किसी को नहीं है। आज भारतीय समाज में कई सारी जातियां हैं। वर्तमान में जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा बना हुआ है। यदि देखें तो भारत में लगभग 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं। भारत ने जाति व्यवस्था को 1950 में ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब तक इस व्यवस्था ने अपनी मजबूत जड़ें फैला चुकी थी। आज भी जातीय हिंसा, भेदभाव जैसे कई मामले देखने को मिलते हैं। भारत में कई सारी जातियां हैं जो इन 4 वर्णों से ही निकली है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में बताया गया है, जिसमें इन चारों वर्णों की उत्पत्ति एक महापुरुष से हुई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघों से वैश्य और वहीं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस समय तक वर्ण व्यवस्था में जन्म और गुण दोनों को देखा जाता था। वैदिक साहित्यों में भी 4 वर्णों का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में वर्ण का निर्धारण कर्म से माना गया है। वर्ण व्यवस्था में किसी का भी मूल्यांकन राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं के आधार पर किया जाता है। वर्ण व्यवस्था में वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण है। इस व्यवस्था का बाद में बहुत बुरा असर देखने को मिला। यदि हम बाकी सारे धार्मिक ग्रंथ भी उठा लें तो यही 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी इसके अलावा आजकल की ढेर सारी जातियों के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को एक कैटेगरी में रखें तो टॉप पर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य। इन तीनों को जनेऊ वाले भी बोलते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में सिर्फ शूद्र है और शूद्र भी 2 प्रकार के हैं। शूद्रों का एक वर्ग सछूत है और दूसरा वर्ग अछूत। सछूत मतलब इस वर्ग के लोगों के घर पर ये तीनों वर्ग के लोग पानी पी सकते थे और वहीं अछूतों की बहुत बुरी हालत थी। मनुस्मृति बाद में लिखी गई। ये प्राचीन भारत में कोड ऑफ कंडक्ट का काम करती थी। इसमें यह है कि शूद्र के लिए ईश्वर ने एक ही कर्म नियत किया है कि वह तन मन धन से तीनों वर्णों की सेवा करे। द्विजों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है। यदि शूद्र धर्म संबंधी कार्य करता है वह उसका निष्फल है। प्रजापति ने शूद्रों को 3 वर्णों की सेवा करने वाला दास बनाया है। इन सबको देखकर यही लगता है कि उस समय जो हाई क्लास के लोग थे उन्होंने किस तरह लोअर क्लास के लोगों पर खुद से ही उनका काम और समाज में स्थान फिक्स कर दिया था। जैसा हमने अभी देखा कि वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, परंतु बाद में वह जन्म के आधार पर ही देखा जाने लगा। ब्राह्मण होने के लिए ज्ञान का होना और उसके बाद भी कठिन तप करने के बाद ही किसी को ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता था। यदि जिसके पास धर्म का ज्ञान ही नहीं वह कैसा ब्राह्मण। न जटाही न गोत्तेही न जच्चा होती ब्राह्मणो यम ही सच्चम च धम्मो च सो शुचिसो च ब्राह्मणो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से, न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। चारों वर्णों के काम अलग अलग थे, जिसे हम आज के एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्राह्मण मतलब बुद्धि से तेज, जो व्यक्ति पूरे समाज को दिशा दिखाता है, लोगों को पढ़ाता है। यानी आज का कोई अनुभवी टीचर उस समय होता तो वह ब्राह्मण होता। क्षत्रिय एक योद्धा या फिर शासक क्षत्रिय होता था। मतलब आज के समय में आर्मी वाले और नेता लोग उस समय क्षत्रिय होते। वैश्य फार्मर या बिजनेसमैन टाइप के लोग इस वर्ग में आते थे। शूद्र इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर भी जो लेबर वर्ग है वो इस कैटेगरी में होते थे। अब बात यह है कि इन सभी वर्गों में कई जातियां हैं जो अपना वर्ग तो बताते ही हैं पर उसके साथ साथ अपनी जाति भी बताते हैं। वो जातियां आई कहां से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी जाति फनारा है। ऑब्वियसली ये कोई जाति नहीं है, अगर किसी की हो भी तो मैं माफी चाहता हूँ। अब मान लीजिए मेरी जाति फनारा है। मान लीजिए मैं फैन बनाता हूँ और ऐसे ही मैंने कुछ लोगों को ये काम सिखा दिया। अब इसके बाद हमारा परिवार बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और अब हमारा एक पूरा गांव बस गया। स्वाभाविक है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये काम देखकर यही काम सीखेगी, जिस काम को उन्होंने बचपन से देखा है। अब लोगों के बोलचाल में आने लगा कि भाई वो तो फैन मनाते हैं, वे लोग फनारा है।
हमारे खाने का तरीका, रहन सहन का तरीका कूलर बनाने वाले से अलग है। ऐसे बोलते बोलते फनारा एक जाति बन गई और वहीं कूलर दूसरी जाति बन गई। अब आगे जो कहना चाहता हूँ वह आप खुद ही समझ गए होंगे। ये हो गई पहले की जातियाँ। बात करते हैं आज की जातियों की। तो आज जात का मतलब कुछ और ही है। आज कोई भी काम करने के लिए आपकी कोई भी जात हो सब चल जाता है, सिर्फ एक काम को छोड़कर। इस तरह के काम को करने के लिए केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है। लेकिन मंदिर का पुजारी बनने के लिए कई जगहें ऐसी भी है जहां कोई गैर ब्राह्मण भी पुजारी बन सकता है, बस उसका हिंदू होना जरूरी है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के बेसिस पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है और राज्य, रोजगार या सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के मामले में इन्हें आधार बनाकर भेदभाव नहीं कर सकता। साथ ही राज्यों के पास मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति सहित धार्मिक संस्थानों और उसके मामलों को विनियमित करने का अधिकार है। राज्य कानून ऐसी नियुक्ति के लिए योग्यता, प्रक्रिया और पात्रता मानदंड निर्धारित कर सकते हैं। आज यदि देखें तो ग्राउंड लेवल पे एक बात बहुत महत्व रखती है कि पार्टी द्वारा चुना गया नेता किस जाति का है, क्योंकि यदि वो फलानी जात का है और फलाने जात के वोटर उस जगह पर अधिक हैं तो उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए आपने कई जगहों पर ऐसा देखा होगा कि यदि एक जात के व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो दूसरी पार्टी भी उसी जाति के व्यक्ति को ही टिकट देती है, क्योंकि जीत और हार अब दूसरी जाति के लोग निश्चित करेंगे। दूसरी चीज ये है कि शादियां भी जाति देखकर ही होती है। हाँ, वो अलग बात है कि यदि कोई भागकर शादी कर ले तो कुछ दिनों के बाद उनका परिवार मान जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यदि पहले कोई ऐसा करता था तो उसे पूरी जाति से निष्कासित किया जाता था, पूरे समाज से बहिष्कार किया जाता था। उस समय जो बड़ी जातियां थी वह छोटी जातियों के यहाँ खाना खाना तो दूर, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करती थी। साथ ही कईयों को गांव के अंदर रहने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यदि कोई ऐसा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। जब कोई समाज इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो इतिहास गवाह है कि उसका विनाश निश्चित हुआ है। पेशवाओं के राज में दलितों को गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था। जब अंग्रेजों ने मराठा पर अटैक किया तो दलितों ने अंग्रेजों का साथ दिया और पेशवा को हार का सामना करना पड़ा था। 1818 में हुई लड़ाई, जिसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई कहते हैं, इस लड़ाई को आज भी दलित समाज ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ जंग मानता है। उसी साल अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो भारत ने जाति के आधार पर सभी तरह के भेदभाव और वहीं इस प्रकार की जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया था। पर अब तक इसने बहुत मजबूत जड़ें फैला चुकी थी, जिसे खत्म करना आसान नहीं था। साथ ही धीरे धीरे पश्चिम के बढ़ते प्रभाव और आधुनिकता की तरफ बढ़ते कदम को देखते हुए लोग सोचने लगे कि भारत में जातिवाद का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।